हम लोगों ने ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इनके दरमियान का जो डिफरेंस है उसको ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ था। अब हम लोग फाइब्रोमियल्जिया और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम को देखते हैं। बेसिकली फाइब्रोमियल्जिया और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर जो की डिफरेंस है वो हम लोगों ने याद रखना है कि टेंडर पॉइंट्स का है। ठीक है, फाइब्रोमियल्जिया में टेंडर पॉइंट्स होते हैं, जबकि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर क्या होते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड्स मैं आपको जो है वो इनके दरमियान डिफरेंस बता देती हूँ। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है। जो टेंडर पॉइंट्स होते हैं, जब भी हम किसी एरिया को टच करते हैं और उसके अंदर पेशेंट को पेन होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास टेंडर पॉइंट्स हैं। जबकि ट्रिगर पॉइंट्स है कि हम उसको प्रेशर देते हैं उस एरिया के ऊपर तो हम लोगों को एक रेडिएटिंग पैटर्न ऑफ द पेन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, पेन थ्रू आउट दैट मसल जो है वो रेफर होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब उसने हम लोग को बेसिकली इसकी डेफिनेशन में फाइब्रोमियल्जिया हम लोग पहले पढ़ते हैं तो उसके अंदर से हम ये बताया हुआ है, इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड पेन दैट अफेक्ट्स मल्टीपल बॉडी रीजन प्लस द एक्सियल स्केलेटन। मतलब हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है और डिफरेंट जो हमारे बॉडी के रीजन है उनको अफेक्ट करेगा। दैट हैज़ लास्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ से ज़्यादा वो पेन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर 1 टेंडर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 2 कैन अकर एट एनी एज। यूजुअली हमारे पास जो है वो 11 to 18 टेंडर पॉइंट्स बॉडी के अंदर डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये है कि इट कैन अकर एट एनी एज, लेकिन यंग एडल्ट के अंदर जो है ना ये कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, वुमेन आर मोर अफेक्टेड देन मैन। सिम्टम्स जो है वो आफ्टर ट्रॉमा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं उसके अंदर हमारे पास स्कैपुला, हेड, नेक, चेस्ट और लो बैक वगैरह होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो कंडीशन है ना बहुत एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ आती है। कुछ दफ़ा पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और कुछ दिन पेशेंट को बिल्कुल कोई सिम्टम जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रेसेस, इन्वायरमेंटल या इमोशनल स्ट्रेसेस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग जो है वो इसकी मैनेजमेंट को कैसे करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट वो ये कहता है कि हम लोगों ने लर्निंग टू पेस एक्टिविटी थ्रू आउट द, हम लोगों ने पेशेंट को ये सिखाना है कि अगर आपको पेन है या फिर आपको जो है कितनी रेस्ट करनी चाहिए और कितनी एक्टिविटी करनी चाहिए। तो लर्निंग टू पेस एक्टिविटी थ्रू आउट द डे सो एज टू नॉट पुश टू हार्ड और टू लिटल। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एक्सरसाइज ना करें और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज कर लें कि जो है वो पेन और ज़्यादा मज़ीद ख़राब हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसके अंदर मैनेजमेंट की एक प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया, मैनेजमेंट क्या करनी है। अब वो कहते हैं किस तरह से करनी है। हम लोगों ने पहले तो एरोबिक एक्सरसाइजेस करानी है। हमें पता है कि ये लाइट एक्सरसाइज होती है, लो इंटेंसिटी की होती हैं और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेसेस नहीं आ रहे होते। फिर कुछ सर्टेन मेडिकेशन है फॉर पेन रिलीफ। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली रिलेट करता है इसलिए हम लोग उसको जो है वो CBT भी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस को ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, मैनुअल थेरेपी भी हम लोग जो है वो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेंडर पॉइंट्स को रिलीव करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती है जो कि हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था व्हाट वाज फाइब्रोमियल्जिया और बुक के अंदर भी सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास जो चीज़ आती है, दिस इज द मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। मायोफेशियल पेन सिंड्रोम वो कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडीशन दैट इंक्लूड ट्रिगर पॉइंट्स दैट हैज स्पेसिफिक रेफर्ड पैटर्न ऑफ पेन अलॉन्ग सेंसरी मोटर और ऑटोनॉमिक्स, अलॉन्ग विद सेंसरी मोटर एंड ऑटोनॉमिक सिम्टम्स। अच्छा, अब ट्रिगर पॉइंट्स की उसने हमें बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई है। ट्रिगर पॉइंट्स आर हाइपर इरिटेबल एरियाज इन द टाइट बैंड ऑफ द मसल। द पेन इज डिस्क्राइब डल, एकिंग एंड डीप पेन होती है। ठीक है, और पेन मैंने आपको बताया कि एक रेफर्ड पैटर्न जो है वो उसको फॉलो करती है। अब इसके अंदर कॉजेज क्या क्या इसके हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेज के अंदर वो कहते हैं कि क्रॉनिक या एक्यूट ओवरलोड था। ठीक है, इसके अलावा पुअरली कंडीशन मसल्स थे, पोस्टरल स्ट्रेसेस आ रहे थे, यहाँ पर जो है वो बॉडी मैकेनिक्स जो है वो अगर ठीक नहीं थी तो उसकी वजह से भी जो है ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हमारे पास आता है कि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं या फिर लेटेंट हो सकते हैं। एक्टिव से क्या मुराद है कि पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन होगी, और लेटेंट से मुराद है कि पेशेंट को एक तो पेन जो है वो डल हो रही है और लेटेंट जो है वो उनको जब हम टच करते हैं तो ही पेशेंट को पेन होती है, इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती है। सिंपल सी बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर हम लोगों ने ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे करनी होती है। बिल्कुल आसान सी बात है। वो कहते हैं कि क्रॉनिक ओवरलोड को पहले आपने करेक्ट करना होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एक्टिव और पैसिव स्ट्रेचिंग करनी होती है। हमें पता है ये PNF की टेक्निक से। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, स्प्रे एंड स्ट्रेच, ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीव करने के लिए स्प्रे और फिर स्ट्रेच। फिर हमारे पास डिफरेंट मोडेलिटीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं। ड्राई नीडलिंग एक बहुत इफेक्टिव वे है किसको करने का, ट्रिगर पॉइंट्स रिलीज करने के लिए। फिर हम लोग जो है वो ट्रिगर पॉइंट रिलीज करने के लिए डिफरेंट और थेरेपी वगैरह भी यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करानी
करानी होती हैं कोर की स्कैपुलर स्टेबलाइजिंग मसल्स की, ठीक है, अगर पेशेंट को जो है वो इस तरह का कोई मसला आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पे एक टेबल बुक में भी दिया हुआ है कि हम लोगों ने फाइब्रोमियल्जिया या मायोफेशियल पेन सिंड्रोम की किस तरह से सिमिलैरिटीज़ देखनी है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटी वो कहते हैं कि पेन होती है मसल के अंदर, पोस्चरल स्ट्रेसेस होते हैं और रेंज ऑफ मोशन ऑब्वियसली कम होती है पेन की वजह से, ठीक है, मसल गार्डिंग वगैरह भी ऑब्वियसली होगी। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस में वो कहते हैं कि जो फाइब्रोमियल्जिया है इसके अंदर टेंडर पॉइंट्स होते हैं, जबकि मायोफेशियल पेन सिंड्रोम के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, यही इसका मेन डिफरेंस है। उसके बाद इसके अंदर नो रेफर्ड पेन होती है, जबकि इसके अंदर रेफर्ड पेन होती है। नो टाइट बैंड ऑफ द मसल, हमें पता है कि ट्रिगर पॉइंट्स है तो टाइट बैंड ऑफ मसल्स तो होंगे। फटीग रिलेटेड जो है फाइब्रोमियल्जिया तो पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनफ्रेश और फटीग्ड फील करता है जब वो सोकर उठता है, जबकि इसके अंदर कोई एक्टिव साइंस ऑफ फटीग हम लोग को देखने में नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब हम एक बार बुक से देख लेते हैं कि बुक में हम लोगों को उसने किस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइब्रोमियल्जिया और मायोफेशियल पेन सिंड्रोम से एक बेसिक से हमें डेफिनेशन मिलती है, वही टेंडर पॉइंट्स वाली बात ऑलरेडी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम सिर्फ ये टेबल कर लें और यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर लें तो हमारा ये जो है वो टॉपिक आसानी से कवर हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसने हमें उसकी थोड़ी सी परवेलेंस बताई है, किसके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है वो मैंने आपको बता दिया। करेक्टरिस्टिक्स भी हम लोगों ने देख ली और ये भी देख लिया कि किस रीजन के अंदर जो है ये ज़्यादा कॉमन होता है। फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में वही एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई है वो वाली हम लोग इसके अंदर कर लेंगे और नेक्स्ट पे हमारे पास जो है ना वो इसकी ये एडिशनल इंटरवेंशन भी करनी है, ठीक है। उसके बाद मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है, वही बात है, हमें उसकी उसने थोड़ी सी डेफिनेशन बताई हुई है। फिर हम लोग को उसने ट्रिगर पॉइंट्स के कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं वो हमें बताया हुआ है, एक्यूट क्रॉनिक ओवरलोड या पुअर कंडीशन मसल है, पोस्चरल स्ट्रेसेस हैं, ये पुअर बॉडी मैकेनिक्स है, ठीक है। इसके बाद उसने हम लोग को इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अभी हम यहाँ पर ही देख लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। कितनी बार हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो बार बार हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस को आई डोंट थिंक के पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में हमें पता है कि क्या होता है, बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस होती है। इसका बस मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारे पास नॉर्मल क्या होती है। अगर हमारे पास ये रेंज हो -1 से लेकर या फिर इससे हाइयर हो तो हम कहते हैं नॉर्मल है। ऑस्टियोपिनिया क्या है, -1 से 2.4 तक हो। लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस अगर 2.5 या इससे लेस बोन डेंसिटी है तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिवेंशन वाली चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है, प्रिवेंशन इसकी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रिवेंशन ऑस्टियोपोरोसिस की आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि गुड डाइट लें, विटामिन जो है वो प्रॉपर लें, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हमें पता है। इसके दरमियान डिफरेंस भी क्या है, रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है, रादर देन रिपीटेटिव मोशन। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस। रीज़न इसका ये होता है कि वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज जो है वो डिफॉर्मिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करती हैं बोन्स के ऊपर। जब बोन्स के ऊपर डिफॉर्मिंग स्ट्रेसेस आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है और वहाँ पर जो है वो बोन बनना स्टार्ट होती है, बोन डेंसिटी ऐसे ऐसे इंक्रीज होती है, ठीक है। ये रीज़न है कि हम लोग वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं। इसके अलावा आगे कुछ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फ्रैक्चर्स और पोस्ट ट्रॉमेटिक इमोबिलाइजेशन वाले टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।